अभी स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं ये है विनीत वाघवा, दिल्ली हाईकोर्ट के एक लॉयर। ये इनके अंकल को कोरोना के टाइम पर एडमिट करवाते हैं और एडमिट करवाने के बाद हॉस्पिटल वाले इनको 3 तरह के पैकेजेस बताते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमी पैकेज, जिसके अंदर पेशेंट को 10 दिन के लिए बेड दिया जाएगा और वहां पर आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि एक दिन के बेड का चार्ज होगा 30,000 रुपीज। दूसरा आता है शेयरिंग पैकेज, जिसके अंदर आपको 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और तीसरा आता है डीलक्स पैकेज, जिसके अंदर 10 दिन एडमिट होने के लिए आपको 4.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। अब जरा सोच के देखो कि एक ऐसा सेक्टर जहां पर पैसे से ज्यादा दूसरों की जान मायने रखती है, लेकिन इंडिया के मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल आज गोल्ड डिगर जैसा बिहेव कर रहे हैं। एक पेशेंट की मजबूरी का कितना बुरा तरीके से फायदा उठाया जा रहा है, आप किसी दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के महसूस कर सकते हैं। भगवान न करे कि कभी किसी के घर में ऐसी कोई दिक्कत आए, लेकिन एक बार भी अगर आपके घर में ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमें हनीमून ट्रिप की तरह पैकेजेस बताते हैं। इकोनॉमिक पैकेज, शेयरिंग पैकेज, डीलक्स पैकेज। वो सिर्फ इतना ही नहीं, पैकेज सिलेक्ट करने के बाद आपको अच्छी खासी एडवांस पेमेंट भी करनी पड़ती है, वरना आपके पेशेंट को एडमिट तक नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज कि जी न्यूज के एक पब्लिश्ड एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया के करीब 44% सर्जरीज फेक की जा रही है। मतलब कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सर्जरीज कंप्लीटली अनवांटेड है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से की जाएगी। इसी 44% सर्जरीज को बाइफरकेट करें तो 55% हार्ट सर्जरीज, 48% यूटेरस सर्जरीज, 47 कैंसर सर्जरीज, 48 नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और 45 सी सेक्शन सर्जरीज कंप्लीटली अननेसेसरीली है। यहीं पर जो सबसे खराब बात है वो ये कि किसी पेशेंट को सर्जरी के अलावा अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर वेंटिलेटर पर जाना पड़ गया तो उसका एक दिन का 80 to 90,000 रुपीज से चार्ज कर लेते हैं, जो कि एक ऐसा बंदा मुश्किल से 50-60 हजार रुपए महीना कमा रहा है, उसके लिए ऐसा पेमेंट दे पाना इम्पॉसिबल है। और 50-60 हजार रुपए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के अंदर 15-20 हजार रुपए पर मंथ कमा पाना बहुत बड़ी बात हो गई है आज के टाइम पर। अब जरा आप सोच के देखिए कि अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी क्या हालत होगी। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, साल 2005 से लेकर के 2015 के बीच में कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर 3 गुना तक बढ़ गया, यानी कि इंसान जितना पहले अपने हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहा था उससे आज उसको 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 8.4% पॉपुलेशन यानी कि 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे वो लोग लाइफ लॉन्ग डेट के अंदर है, यानी कि अभी तक उनका कर्ज नहीं चुका पाए हैं या फिर पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे जा पहुंचे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हमारी गवर्नमेंट इन सारी चीजों को रोकने के लिए कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती। क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे कि सारी चीजें रोकी जा सकती है? और अगर आज आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनमें से मैक्सिमम का पहला सवाल पेशेंट को लेकर के नहीं बल्कि पेमेंट को लेकर के होता है। इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल आज हाईएस्ट अर्निंग बिजनेसेस बन चुके, जो न सिर्फ नॉर्मल डेज में पेशेंट से ओवरचार्ज कर रहे हैं बल्कि कोरोना जैसे डिजास्टर सिचुएशन में भी इन हॉस्पिटल्स के प्रॉफिट आसमान छू रहे थे। ये हॉस्पिटल्स न सिर्फ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के नाम पर ओवरचार्ज कर रहे हैं बल्कि ड्रग्स के ऊपर भी हजारों % का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जब इतने से भी कुछ हॉस्पिटल्स का पेट नहीं भरता, भूख नहीं मिटती, तो वो अपने हॉस्पिटल के बेड्स की कीमतों को 3 स्टार 4 स्टार होटल के कमरों के बराबर रख देते। प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए कि अस्पताल इन दिनों धंधा बन चुके हैं, धंधा जो कि गंदा है। इलाज के खर्चे से भी कई लोग गरीब हो गए, कंगाल हो गए। प्राइवेट अस्पताल 35% तक मुनाफा कमा रहे हैं और 13 दिन का बिल 1.5 लाख के ऊपर निकला गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं और हमारे से बहुत मोटा पैसा ऐंठते हैं और आम आदमी को इस सिचुएशन से डील करने के लिए कितनी भारी रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन इससे पहले इंडिया में इन प्राइवेट हॉस्पिटल के मिसयूज की बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में इस प्राइवेट हॉस्पिटल के रोल के बारे में समझना होगा। साल 1947 में जब हमें आजादी मिली उस समय इंडिया में सिर्फ 50,000 सर्टिफाइड डॉक्टर्स थे और आज बढ़कर के करीब 13 लाख हो चुके। WHO कहता है कि हर 1000 लोगों के ऊपर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि इंडिया के अंदर 834 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर पूरी दुनिया के 195 देशों की लिस्ट में 66वें नंबर पर रैंक करता है। एंड द बिगेस्ट रीजन इज इंडिया का अपने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट। इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 2% हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करती है। और पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक 195 देशों की लिस्ट में 146वें नंबर पर। इंडिया की अगर हम बात करें तो आज हमारे देश के अंदर करीब 19 लाख हॉस्पिटल्स है, जिनमें से 12 लाख सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। इंडिया में आज 95,000 आईसीयूज है, जिसमें से 60,000 सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू।
विच मीन्स इंडिया के ऑलमोस्ट 2/3 हेल्थ सेक्टर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर संभालता है। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो लंबी लंबी लाइनें, अनहाइजेनिक एनवायरमेंट, वन टाइम ट्रीटमेंट प्लस केयर और फिर गाली गलौज अलग से। ये सारी की सारी सरकारी अस्पतालों के कुछ गहने हैं जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर्वे कहता है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 1/3 लोग ऐसे हैं जो सरकारी अस्पतालों को ट्रीटमेंट के लिए बेहतर जगह मानते हैं और इसी के चलते ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल इसी अपॉर्चुनिटी को रिडीम करने में लगे रहते हैं और आपसे हमसे बहुत मोटा पैसा खींचते हैं। चलिए अब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के कुछ स्कीम्स आपके सामने रखते हैं। तो ये है आगरा के रहने वाले श्याम बाबू की कहानी। पेशे से मोची है जिसकी वजह से इनकी आमदनी थोड़ी कमी है। फिर अचानक से कोरोना महामारी हुई और इनकी बीवी को कोरोना हो गया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के धक्के खाने के बाद कोविड से तो किसी तरह से ये बच निकले, लेकिन एक दिन जब इनकी बीवी को हार्ट अटैक आया तो बैक टू बैक 2 ओपन हार्ट सर्जरीज करनी पड़ी और हॉस्पिटल का बिल आया 6 लाख से भी ज्यादा। श्याम बाबू की इनकम से लगभग 8 गुना ज्यादा। फिर एक दिन प्राइवेट लोन का सहारा लेना पड़ा और देखते ही देखते श्याम बाबू गरीबी से और गरीबी की ओर चलते चले गए। रुको रुको, प्राइवेट हॉस्पिटल की डार्क रियलिटी का एक और एग्जांपल सुन लो। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन हॉस्पिटल ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया और बच्चों की बॉडी को प्लास्टिक बैग में रेप करके उनके माँ बाप को छोड़। पेरेंट्स अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए जब घर की तरफ लौट रहे थे, उसी टाइम पर एक बच्चे की रोने की आवाज आई क्योंकि उनमें से एक बच्चा जीवित था। यह देख करके बच्चे के पेरेंट्स तुरंत किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए, लेकिन अफसोस तो बच्चे को बचा नहीं पाए। इसका सबसे बड़ा कारण था बच्चे की बॉडी को प्लास्टिक बैग में रेप करने की वजह से सफोकेशन। दोस्तों ये मेडिकल नेग्लिजेंसी नहीं है तो फिर और क्या है? आपको आए दिन ऐसी बहुत सारी खबरें सुनने को मिल जाती होगी जो इंडिया के हॉस्पिटल के स्कैम को खोलती है या फिर उजागर करती है। गुरुग्राम लोकेटर फोर्टेज जैसे बड़े हॉस्पिटल में एक 60 साल के बुजुर्ग को स्टोन की सर्जरी के लिए 60 लाख चार्ज किए गए। अब जरा सोचिए, 60 लाख सिर्फ और सिर्फ स्टोन की सर्जरी के लिए। दिल्ली एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सिर्फ और सिर्फ डेंगू के ट्रीटमेंट के 17 लाख चार्ज करता है। वहीं मुंबई के एक हॉस्पिटल ने तो हद ही कर दी। दरअसल यहाँ पर सबसे पहले कैंसर का डायग्नोसिस गलत किया गया और फिर ट्रीटमेंट भी गलत तरीके से चली। नतीजा आया 22 लाख का बिल और साथ में पेशेंट की डेथ। कई डॉक्टर्स तो मुंबई में किडनी रैकेट के ऑपरेट करते हुए भी पकड़े गए और ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे हमको लूट रहे हैं। लेकिन एक कंज्यूमर बल्क वो इकलौती ऐसी चीज नहीं है जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स मार्जिन कमा रहे हैं, बल्कि मेडिसिन भी लिस्ट में दूसरा नाम। साल 1947 में सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई, जिसका काम था इंडिया की ड्रग्स यानी कि दवाइयों की कीमतों को रेगुलेट करना। एनपीपीए ने कुछ 446 केमिकल फॉर्मुलेशंस को एसेंशियल में डाल करके प्राइसेस को रेगुलेट भी किया, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स मैक्सिमम वही दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं जो लिस्ट में नहीं होती, क्योंकि इस लिस्ट के बाहर जितनी भी दवाइयां होती हैं उनकी प्राइस कैपिंग नहीं होती है। मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से इन दवाइयों की कीमतें निश्चित करते हैं। इन दवाइयों के प्रिस्क्राइब करने के बदले न सिर्फ मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है, बल्कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को भी भारी कमीशन मिलती है। एनपीपीए बताता है कि केवल दवाइयों की सेल के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स 115 से 350% तक मार्जिन कमा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैजुअल दवाइयों की सेल के ऊपर यही हॉस्पिटल्स करीब 1200% का मार्जिन कमाते हैं। तो यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि क्यों डॉक्टर्स उस लिस्ट के बाहर के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें खरीदने के लिए फोर्स करते हैं। अब बात करते हैं कि तीसरे फैक्टर की जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाते हैं, और वो है हॉस्पिटल बेड्स। एक गरीब आदमी का टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट मिल सके, इस चीज को श्योर करने के लिए सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ ईडब्ल्यूएस कोटा को रिजर्व करना होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि सब्सिडाइज्ड लैंड पर बने हैं उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस कोटा इन पेशेंट्स और 25% कोटा आउट पेशेंट्स के लिए रिजर्व करना होता है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ कोटा को रिजर्व भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जाकर के इन हॉस्पिटल्स में इलाज करवा सकता है, गरीब जाकर के वहां पर ट्रीटमेंट करवा सकता है। हालांकि इन ईडब्ल्यूएस बेड्स के लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन हॉस्पिटल बेड्स के अलावा जितनी भी सर्विसेज होती है वो हाईली पेड होती है। इसमें से डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, ड्रग्स और कंज्यूमर प्राइस, टेस्ट के प्राइस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो कि अगर जोड़े तो ये सारे एक्सपेंसेस की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट करवाना ऑलमोस्ट एक गरीब इंसान के लिए इम्पॉसिबल बन जाता है। कोरोना एडमिट के दौरान जब दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में ईडब्ल्यूएस सीट्स का ऑडिट किया गया तो यह पाया गया कि दिल्ली के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल पर करीब 64% ईडब्ल्यूएस सीट
खाली पाई। कोरोना डेज एक ऐसा टाइम था जब सभी के सभी लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ रही। इस टाइम पर EWS सीट्स का खाली होना ये साफ साफ बताता है कि कहीं न कहीं इन सारी साइट्स पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अगर EWS कोटा हटाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चार्जेस को देखें तब वो बहुत एक्सट्रीमली हाई होते हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के एक बेड की किसी 3 स्टार होटल के रूम के प्राइस से कंपेयर करेंगे तो हॉस्पिटल के बेड का खर्च ज्यादा आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों को लग्जरी सूट्स अवेलेबल करा रहे हैं। अगर ये मनी मेकिंग स्ट्रेटेजीज नहीं है तो और क्या है? और ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्कैम करते हैं, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने प्रिविलेज का मिसयूज कर ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों के साथ बहुत ज्यादा पैसा ठगे जाता है, बहुत एक्सट्रीम हाई चार्जेस लिए जाते हैं। दोस्तों हम इंडियंस ना दो चीजों को लेकर के काफी ज्यादा इमोशनल होकर के डिसीजन लेते हैं। पहला होता है हमारी हेल्थ और दूसरा होता है एजुकेशन। देखा जाए तो हम यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जान है तो जहान है, और इसी सोच के साथ हर इंसान अपने आप को और अपने परिवार को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहता है। लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने पर गरीब आदमी को मजबूर कर देती है। आपने जैसा ही अपना कदम हॉस्पिटल्स के अंदर रखा, मानो आप कोई ATM बन जाते हैं और हॉस्पिटल कैशियर बन जाता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे वसूलने का काम करता है। दोस्तों आप में से अधिकतर लोगों का अनुभव प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के अच्छा नहीं होगा और आप भी इस सिस्टम का शिकार कभी न कभी जरूर बने हो। लेकिन क्या वाकई में अस्पताल में अपने परिजनों को भर्ती करके आम आदमी लाचार हो जाता है, या फिर उसके कुछ अधिकार भी हैं जिनसे कि वो इन ठगियों से बच सकता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ऐसे कानून जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, जिससे आम आदमी अस्पताल में होने वाले इन स्कैम से कई हद तक खुद को बचा सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आम आदमी के पास सबसे बड़ा हथियार होता है सूचना का अधिकार। इस कानून के तहत सबसे पहले डॉक्टर और अस्पताल से ये जानने का अधिकार होता है कि मरीज पर किस तरह का इलाज चल रहा है और अस्पताल की जांच में क्या निकल करके सामने आया है और टेस्ट की क्या कीमतें हैं, मरीज को जो दवाइयां दी जा रही हैं उनका असर कितना आ रहा है। और इतना ही नहीं, आपको अधिकार है कि आप डॉक्टर्स की योग्यता और डिग्रियों के बारे में भी जानकारी लें। दूसरा सॉल्यूशंस है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स एक्ट 2002। मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने भी डॉक्टर्स के लिए कुछ न कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए हैं। अगर आपको इमरजेंसी में इलाज की जरूरत है तो कोई भी डॉक्टर इसके लिए आपको मना नहीं कर सकता जब तक कि वो फर्स्ट एड देख करके आपको खतरे की स्थिति से बाहर ना ले जाए। तीसरा सोल्यूशन है MRTP एक्ट 1969। इस कानून के तहत आपको कोई भी अस्पताल वहीं से दवाइयां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर। तो दोस्तों कुछ इस तरह के कानून थे जिनकी मदद से आप अस्पताल में हो रही लूट से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आप सच में चाहते हैं कि आप और हमारे जैसे लोग इस मेडिकल लूट से बच पाएं तो हमें एक साथ मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी। देखा जाए तो हम में से ज्यादातर लोग हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बर्थडे से लेकर के हनीमून तक सब कुछ शेयर करते हैं, पर खुद के साथ हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो गए फ्रॉड को लेकर के हम चुपचाप हमारे घर आ जाते हैं। लेकिन असल में होना ये चाहिए कि हमें एक साथ मिलकर के इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स असल में मेडिकल सेवा की जगह पर एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। हालांकि पेशेंट राइट्स के नाम पर कोई कानून हमारे देश में अब तक नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर शायद इंडियन मेडिकल सिस्टम की लूट कंट्रोल में आ सके या फिर गवर्नमेंट नए कानून को इंट्रोड्यूस करे। और हो सकता है कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालात भी कुछ हद तक सुधर जाए। इसके ऊपर आप सभी की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बता सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर हम लोग हमारे यूथ की प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमारे देश के युवाओं से रिलेटेड, हमारे कुछ देश की बुनियादी आवश्यकताओं से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है ब्रेक द कंफर्ट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, आपका मोहित पाटीदार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।